क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज डिक्रीज बाय 11%, देन द टोटल डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्किल इज गिवन एज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है, कितनी कमी की जाती है, 11% की कमी की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल में कमी आपको बतानी है क्या होगी। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो पूरी तरीके से उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। जो सर्कल होता है उसका जो एरिया होता है वो पूरी तरह से टोटली वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस यदि इंक्रीज करेंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, रेडियस यदि डिक्रीज करेंगे तो उसका एरिया कम हो जाएगा। रेडियस यदि आप बढ़ाते हैं तो उसका पेरीमीटर यानी कि जिसको हम परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। और रेडियस यदि आप घटाते हैं तो उसकी सरकमफ्रेंस भी घट जाती है। क्योंकि आपको पता है अगर हम बात करें कि सरकमफ्रेंस या परिधि क्या होती है, तो आप कहेंगे सर वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे सर वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर πr²। अब आप यहां पर देखिए कि 2π यहां पर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, 22/7 होती है। इसी प्रकार πr² में पाई कांस्टेंट टर्म है, तो यानी कि जो इसका एरिया और जो सरकमफ्रेंस है, यानी कि इसकी जो परिधि और जो इसका क्षेत्रफल है, वो पूरी तरीके से इसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, त्रिज्या घटेगी तो क्षेत्रफल घट जाएगा। इसी प्रकार त्रिज्या बढ़ेगी तो परिधि बढ़ जाएगी और त्रिज्या घटेगी तो क्या होगा, परिधि भी घट जाएगी। अब ये चीज तो बात हो गई क्लियर कि रेडियस पर डिपेंड करता है। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमने रेडियस यानी कि r इसकी मान ली, हमने बोला कि इसकी रेडियस कितनी थी, इनिशियली 100 थी। अब 11% की कमी हो गई। भाई बताइए आप यदि 100 में 11% की कमी करेंगे तो इसका मतलब वो कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे सर 89 बचेगी। कितनी बचेगी, 89। पहले त्रिज्या अगर 100 थी तो 100 का 11% आप कहेंगे 11, और उसको उसमें से माइनस करना है तो कितना बचा, 89 यानी कि 89 बचा। तो अब आप देखिए पहले रेडियस कितनी थी, फर्स्ट केस में रेडियस आपकी 100 थी, घटने के बाद कितनी हो गई, सेकंड केस में 89 हो गई। तो एरिया जो है वो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पर। तो यहाँ पर अगर हमें एरिया निकालना है तो कुछ नहीं करना है, रेडियस का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि पाई तो दोनों जगह कांस्टेंट रहेगा, तो पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, पाई का यहाँ इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर पहले एरिया कितना था, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। अब एरिया कितना है, तो 89 का स्क्वायर कर दीजिए, 89 का स्क्वायर कर दीजिए। 100 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे सर 10,000। तो पहले एरिया कितना था, तो पहले एरिया निकल कर आ गया कितना, 10,000। अब बात करें कि अब एरिया कितना है, तो 89 का स्क्वायर। देखिए 89 का स्क्वायर कैसे करेंगे, हम इसको 100 बेस पर सॉल्व करेंगे। हम मानते हैं कि 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 100 से ये 11 कम है। 11 का स्क्वायर तो आप कहेंगे सर 121, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 का 21 ले लेंगे, कैरी में कितना जाएगा, तो 1 जाएगा। ठीक है, जितना ये कम था, ये 89 कितना कम था 11 से, तो आप कहेंगे सर ये 11 से नहीं 100 से, ये 100 से 89 कितना कम था, तो आप कहेंगे सर 11 कम था। तो आपको क्या करना है, 89 में से 11 को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे 8, 78 आएगा, कैरी में 1 था तो वो और ऐड कर दीजिए, तो 79। तो ये आ गया आपका 89 का स्क्वायर। एक तरीका ये है 100 बेस पर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो स्क्वायर निकालने का एक तरीका और देख लीजिए कि मान के चलिए आपको 89 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, और 9 और 8 दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका डबल कर दीजिए, तो 9 8 72, 72 दूनी 144, और एक डिजिट छोड़कर 144 इसमें प्लस कर दीजिए। एक बार इनकी दो हासिल में 1, और ये 9 और ये 7, देखिए 7921 दोनों ही केस में सेम आएगा।
आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से करना है। चलिए, तो अब आप देखिए पहले एरिया कितना था 10,000, अब कितना हो गया 7,921 हो गया। तो एरिया में कमी हुई, अब कितने की कमी हुई, तो आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर अंतर देखना पड़ेगा। तो अब आप अंतर देखिए कितना अंतर आएगा, तो आप 10,000 में से किसको माइनस करेंगे, 7,921 को आप माइनस करेंगे। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे सर 9, 3 जाएगा 10 में से तो आप कहेंगे सर 7, 10 जाएगा 10 में से तो आप कहेंगे सर 0, 8 जाएगा 10 में से तो आप कहेंगे दर 2। यानी कि एरिया में कितने की कमी हुई, 2079, यानी कि 2079 की एरिया में क्या हुई, कमी हुई। अब एरिया में 2079 की कमी हुई, तो कमी और वृद्धि हमेशा ओरिजिनल से देखी जाती है। तो ओरिजिनल एरिया कितना था, कितने परसेंट में एरिया में कमी थी, तो ओरिजिनल आपका 10,000 था, इनटू परसेंटेज कमी निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज को तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 100 से डिवाइड किया तो ये हो गया 20.79%। ये एरिया कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि 20.79%। कहाँ दिया है भाई 20.79%, तो ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो परसेंटेज दिया उसी परसेंटेज का इस्तेमाल करना है। इस क्वेश्चन में देखिए 11% था, अगर ये 11 की जगह थोड़ा सा 10%, 20% कुछ कर देते तो ये थोड़ा और इजी हो जाता आपके लिए, क्योंकि 11% का जब आप फ्रैक्शनल फॉर्म बनाते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, 11/100 ही बनेगा। इसीलिए हमने क्या माना, इसका इनिशियल रेडियस 100 मान लिया और डिक्रीज कर दिया 11 उसमें से, तो नया रेडियस कितना मान लिया हमने, इसका 89 मान लिया। रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा आपको, क्लियर बात। लेकिन हमने बोला कि अगर ये 10, 20 लिखा होता तो आपके लिए इजी हो जाता। क्यों, क्योंकि अगर मान के चलिए 10% डिक्रीज करते तो 10% होता है 1/10। इसका मतलब पहले रेडियस 10 था, अब कितना हो गया, 1 का रिड्यूस हो गया, 1 यहाँ पर रिड्यूस हो गया, कम हो गया, 1 का डिक्रीजमेंट हो गया उसमें, तो अब 9 हो जाएगा रेडियस। तो पहले 100 फिर 81 हो जाएगा, तो वो आसानी से हो जाता। ठीक है ना, ये भी हो गया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का समय जाएगा। इस टाइप की कैलकुलेशन अगर आपके पास नंबर आ जाता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर था। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ इन 13 years a fixed sum doubles at simple interest, what will be the interest rate per year? क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। ठीक है ना, तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट में कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है यानी कि दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको 1 साल का ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए, यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए। 1 ईयर के इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड करके इनटू क्या कर दीजिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 13 गुना बात कर रहे हैं कि 13 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ऐसा कुछ बात कर रहे हैं, तो समय आपको दिया है, दोगुना दिया है, तो यहाँ पर हम कैसे चीज़ें निकालें। तो देखो कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनसे इजी कुछ नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर दुगने करने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 13 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास कितना रुपए था, प्रिंसिपल जो था वो आप मान लीजिए कि 1 रुपये था। कितना था, 1 रुपये। अब वो अमाउंट कितना बन गया, यानी कि हम यहाँ पर बात करें तो मूलधन कितना था, तो आप कहेंगे सर मूलधन 1 रुपये था। मिश्रधन कितना बन गया, तो आप कहेंगे सर मिश्रधन जो है वो दुगना हो गया, यानी कि 2 रुपये बन गया। तो आपको पता है कि अगर हम मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करते हैं तो ब्याज आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्याज। क्या आ जाता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 2 में से 1 को माइनस करिए तो 1 रुपये का ब्याज मिला। लेकिन ये 1 रुपये का ब्याज क्या 1 साल में मिला, ये जो राशि दुगनी हुई मतलब 1 रुपये से 2 रुपये हुई, तो क्या 1 साल में हो गई, नहीं, ये राशि दुगनी हुई कितनी, 13 साल में। तो यानी कि जो आपको 1 रुपये ब्याज मिला है ये 13 साल में ब्याज मिला है।
तो आप कहेंगे सर कि 13 साल का ब्याज कितना है, 1 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/13 होगा। और मूलधन कितना है, प्रिंसिपल आपने कितना ले लिया, 1। तो देखिए आपके पास 1 साल का ब्याज भी आ गया, यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट भी आ गया, साथ ही साथ आपके पास प्रिंसिपल भी आ गया, यानी कि मूलधन भी आ गया। तो हमने क्या बोला कि दर कैसे निकालेंगे, दर निकालेंगे 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 से। तो हमेशा याद रखना, हम पीआरटी का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं यहाँ पर। दर बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बटे, यानी कि डिवाइड कर देंगे 1 साल का ब्याज बटे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इनटू 100। तो इससे क्या निकल आएगी, आपकी दर निकल आएगी। अब देखिए 1 साल का ब्याज कितना निकाल लिया आपने, 1/13। मूलधन भी कितना है, 1 इंटू क्या है 100, तो इंटू में क्या कर दीजिए 100। तो आप देखिए 13 तो अपॉन में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100/13, 100/13 हो जाएगा। अब दशमलव के 2 स्थानों तक आपको निकालना है, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 9, तो कितना हो गया 90, 90 हो गया, दशमलव लग गया भाई तभी तो 90 हुआ। ठीक है, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, तो 13 छिंग 78, फिर से 7.6 हो गया, 13 छिंग 78, 78 के बाद कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 78 2 80 10, यानी कि 12 बचा, 120 हो जाएगा, 13 नम्मा 117, तो ये आपका डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर आ गया 7.69%, यानी कि ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 7.69% है। किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया 7.69%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, देखिए अ मैन बाइज 2 वॉचेज A and B at a total cost of ₹800. He sells both watches at the same selling price and earn profit of 18% on watch A and incurs a loss of 22% on watch B. What are the cost prices of the 2 watches? Correct to 2 places after decimal. क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक आदमी 800 रुपए के मूल्य में ए और बी 2 घड़ियां खरीदता है, मतलब एक घड़ी का नाम ए है और दूसरी घड़ी का नाम बी है। दोनों उसने कितने रुपए में खरीदी, 800 रुपए में खरीदी। ठीक है, वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि यहाँ पर इनके सेलिंग प्राइस कैसे हैं, इक्वल हैं। उसे घड़ी ए पर 18% का लाभ होता है और घड़ी बी पर 22% की हानि होती है। तो दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध आपको ज्ञात करना है, दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन की जो मेन टैग लाइन है, जो इसकी जड़ है, वो क्या है कि वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कैसे है, इक्वल है। दोनों के सेलिंग प्राइस कैसे हैं, इक्वल हैं। तो घड़ी ए पर वो 18% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो घड़ी ए पर अगर 18% का लाभ कमाता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने कितने में बेचा, 118 में बेचा। 100 रुपए का लिया होगा, 18% का लाभ कमाया तो 118 में बेचा। 100 हम अपने दिमाग में एज्यूम करेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे कि उसका क्रय मूल्य कितना था, 100 था और उसको कितने में बेचा, 118 में। अगर यहाँ आपको दिक्कत हो तो आप x भी मान सकते हैं, उसका 18% भी, 118% भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट नहीं करना हो तो देखिए आपके पास 2 तरीके। पहले हम आपको x से बता देते हैं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए पहले आप x से कर लीजिए। हमने घड़ी a का क्रय मूल्य मान लिया, हमने CP मान लिया, इसका क्रय मूल्य मान लिया घड़ी a का। तो घड़ी a का क्रय मूल्य कितना माना, x, और घड़ी b का क्रय मूल्य कितना माना हमने, y। अब इसको बेचता है कितने में, 18% के लाभ में, यानी कि x का आप क्या कर देंगे, 118% निकाल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा घड़ी ए का। घड़ी ए का विक्रय मूल्य आ गया। अब आप देखिए घड़ी बी को बेचता है 22% के हानि पर, तो 22% की हानि यानी कि 78%, 78%।
किसका, वाई का निकाल दीजिए, तो ये विक्रय मूल्य आ गया और ये दोनों विक्रय मूल्य कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से आप x अनुपात y निकाल सकते हैं, यानी कि घड़ी A का क्रय मूल्य और घड़ी B के क्रय मूल्य का रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 78% अपॉन 118%, परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ये आपके क्या आ गए, दोनों के क्रय मूल्य के रेशियो आ गए 39 और कितना 59। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्रय मूल्य का क्या मिल गया, अनुपात मिल गया। अब इन्होंने बोला क्या था कि दोनों घड़ी कितने में खरीदी भाई, 800 रुपये में, और यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आया कि पहली घड़ी तो वो खरीद रहा है कितने में, x की जो वैल्यू आ गई, यानी कि पहली घड़ी का अगर क्रय मूल्य हम माने तो 39 रुपये आ गया, और दूसरी घड़ी का कितना आ गया, 59 रुपये आ गया। तो दोनों कितने में खरीदी, तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 की 8, हासिल में 1 और 5 3 8 और 1 9, 98 में। तो 98 की वैल्यू किसके बराबर, 800 के बराबर। अब 98 की वैल्यू 800 के बराबर आ गई। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर पहली घड़ी और दूसरी घड़ी दोनों का मूल्य, लेकिन दशमलव के 2 स्थानों तक। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 800/98, और कितने यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 39 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए एक का मान निकाल लेंगे, आई थिंक सभी ऑप्शन आपके पास अलग अलग है, a की वैल्यू यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, तो a का मान निकाल लेंगे तो b अपने आप पता चल जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैंसिल कर लीजिए, किससे कैंसिल हो रहा है, तो आपने इसको 4 से कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल कर दें, 2 चौको 8, 2 नाम 18, ठीक है, 2 से ये कितने बार, 400 बार। अब ये आपका मल्टीप्लाई होगा पहले तो ये 400 का यानी 4 नाम 36 की 6, हासिल में कितना 3, और 4 3 12 3 15, तो ये आपका 15,600 आ गया। उसको आपको 49 से डिवाइड करना है, 49 यानी कि एक तरीके से 50 मान लीजिए, तो 5 3 15 300 समथिंग कुछ कटेगा, और वो भी दशमलव में आएगा, तो दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, तो 300 समथिंग आएगा, और 300 समथिंग आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा क्योंकि 300 के ऑप्शन आपके पास 3 है। तो ऑप्शन बी तो आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक पूछा है, यहाँ पर दशमलव में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका हट जाएगा और ऑप्शन सी भी आपका हट जाएगा। ये दोनों में से आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आप क्या करेंगे, 15,600 को भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा 49 से। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग चला जाएगा, तो 3 बार भाग दे दीजिए, 9 3 27 की 7, हासिल में 2, 4 3 12 2 14, ठीक है, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 9 बचा, ये 90 हो जाएगा, और एक बार भाग जाएगा तो यानी कि 3 1 समथिंग आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसके बाद आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही समय बचाना है भाई, अननेसेसरी आपको कैलकुलेशन करके कोई अपना समय गंवाना नहीं है, समय बचाना है। तो आपने देखा कि 31 समथिंग आ रहा है, तो यानी कि 31 समथिंग आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी क्या है आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर। जहां कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए तो उसमें कैलकुलेशन में आपको समय बचाना है, देखना है ऑप्शन कहाँ कहाँ एलिमिनेट हो सकते हैं, तो उनको एलिमिनेट कर दीजिए और अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ जाइए। क्लियर है बात, चलिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हमने आपको बोला कि इसमें आप समय और कैसे बचा सकते हैं, उस चीज़ पर और चर्चा कर लेते हैं। हमने आपसे बोला कि यहाँ पर एक्स और वाई मानने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर एक्स और वाई मानने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है वो चीज़ देखिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि विक्रय मूल्य दोनों के समान है, क्या चीज़ समान है, विक्रय मूल्य दोनों के समान है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक पर तो हो रहा है 18% का लाभ, तो यानी कि एक आप 118% में बेच रहे हैं और दूसरी 22% के हानि पर यानी कि 78% में, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। इसका जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे तो अनुपात बन जाएगा क्रय मूल्य का, तो 78% का अनुपात बना दीजिए आप किससे, 118% से। डायरेक्ट कर दीजिए, एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जैसे आप कैंसिल आउट करेंगे, ये 39 और इस 2 कितना हो जाएगा 59, तो ये पहली घड़ी का दूसरी घड़ी के क्रय मूल्य से अनुपात निकल आएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस का आपका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस का आपका रेशियो बन जाएगा बहुत आसानी से, तो आपको एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इन रुपीज लाख। निम्न तालिका किसी कंपनी का वार्षिक लाभ लाख रुपए में दर्शाती है। ठीक है, एक तालिका दी गई है, एक कंपनी के लाभ को दर्शा रही है लाख रुपए में, यानी कि 2014-15 में कंपनी को 625 लाख रुपए का क्या हुआ था, लाभ हुआ था। 2015-16 में उसको 690 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 2016-17 में 725 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 2017-18 में 775 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था और 2018-19 में 815 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा है द पीरियड विच हैज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर इज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस अवधि में हुई। पिछले वर्ष की तुलना में किस अवधि में सबसे ज्यादा परसेंटेज में वृद्धि हुई। तो आप देखिए 625 से 690, यानी कि 690 में से 625 यदि माइनस करेंगे तो यहां पर निकल कर आएगा 65 लाख ज्यादा प्रॉफिट हुआ 2014-15 की तुलना में 2015-16 में। कितना हुआ, 65। देखो 625 में 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 690। 690 से आप देखिए 625 725 कितने का डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर 35 का डिफरेंस, केवल 35 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, केवल 35 लाख का प्रॉफिट हुआ। यहां पर 725 का 775 से देखेंगे तो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ और यह 775 से 815 देखेंगे तो 25 15 40, तो 40 लाख का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। अब आपको परसेंटेज में बताना है, अगर रुपए में पूछा गया होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आप देखिए डिफरेंस जहां सबसे ज्यादा होगा ना और वैल्यू जिसकी सबसे छोटी है तो परसेंट सबसे ज्यादा उसी का निकल कर आएगा। ये चीज हमेशा याद रखना, जहां डिफरेंस सबसे ज्यादा है और वैल्यू सबसे छोटी है तो परसेंटेज उसका ही ज्यादा निकलेगा। तो आपका आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। उन्होंने बोला पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस अवधि में हुई, तो पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि 2014-15 की तुलना में 2015-16 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2015-16। 2015-16 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में, क्योंकि पिछला वर्ष इसका 2014-15 था, उसकी तुलना में 2015-16 में कितने ज्यादा वृद्धि हुई, 65 लाख प्रतिशत, मतलब 65 लाख रुपए की जो लाभ में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो सबसे ज्यादा हुई। तो ध्यान रखना, हमने आपसे एक चीज बोली है कि जहां डिफरेंस ज्यादा है और वैल्यू छोटी है तो उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा निकलेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो आपको करना पड़ेगा भाई 65 बटे में कितना, 625 इंटू में कितना, 100। पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई कितने परसेंट की वृद्धि हुई, फिर आपको 35 बटे में कितना, 690 और इंटू क्या करना पड़ेगा, 100। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि 2016-17 में 2015-16 की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। फिर इसी प्रकार आपको यहाँ 50 दिया है, 50 का देखना पड़ेगा किससे, 725 से, इंटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। इसके बाद आपको करना पड़ेगा 40 और बटे में कितना, 775, इंटू में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका फिर इस तरीके से होगा। लेकिन हमने आपको बताया कि जितनी कम वैल्यू और डिफरेंस ज़्यादा है परसेंटेज उसका ज़्यादा निकलेगा। मतलब देखते ही से आंसर आ गया कि हमारा आंसर क्या है, 2015-16। 2015-16 में 2014-15 की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई और 2014-15 का डेटा सबसे कम है, तो इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा निकलेगा। क्लियर, प्रतिशत में पूछी गई थी वृद्धि, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा, 15-16। क्लियर होगी बात। अगर आप परसेंटेज निकाल के देखें, यस आपके सामने लिखे हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपका यही निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है इफ a² + b² + c² इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 300 एंड ab + bc + ca इक्वल टू कितना दिया है, 50, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b + c गिवन दैट a, b एंड c आर ऑल पॉजिटिव। इन्होंने क्वेश्चन आपसे दिया है कि यदि a² + b² + c² बराबर 300 है और ab + bc + ca बराबर 50 है, तो a + b + c का मान क्या है। दिया गया है कि a, b और c सभी धनात्मक हैं। ठीक है,
तो फॉर्मूला लगना है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि फॉर्मूला है, अभी हमने इस्तेमाल किया था, इससे पहले एक क्वेश्चन हुआ था उसमें। तो देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, वैल्यूज़ ही तो पुट करनी है। तो चलिए वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आपकी आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे आप रख दीजिए 300, ठीक, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पे आप कितना पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आप 50 पुट कर देंगे। तो ये 50 पुट कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया 300 प्लस 100, तो टोटल कितना हो गया ये आपका 400। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 400 हो गया। अब ये 400 हो गया तो आपके पास क्या वैल्यूज आ गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपके पास 400 के इक्वल आ गया। तो अब आप क्या कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें, स्क्वायर रूट कर देंगे यानी कि वर्गमूल ले लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 यानी कि 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20। तो आपका आंसर कितना निकल कर आया इस क्वेश्चन का 20 आपका आंसर आ गया। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई। केवल फॉर्मूले का काम है, तो फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं है याद तो दिमाग खुजाते रहेंगे। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे आप, सिर को खुजाते रहेंगे और क्या करेंगे। तो इसलिए फॉर्मूला छोटे छोटे से इनको याद कर लीजिए, जहाँ फॉर्मूले की ज़रूरत है तो वहाँ आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, और जहाँ नहीं है ज़रूरत तो हम बिना फॉर्मूले के कर ही रहे हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।